मेंस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे पेपर वाइज। यानी आज देखने वाले हैं जीएस पेपर फर्स्ट का पहला सेगमेंट देखने वाले हैं, ज्योग्राफी सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको पता है कि टोटल 7 प्रश्न होते हैं मेंस में और 2 वैकल्पिक प्रश्न पेपर होते हैं। यानी एक इंग्लिश होता है, एक हिंदी का या संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल जो भी भाषा है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न होता है। तो ये 300 अंक का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। बाकी पहले से जो 7 प्रश्न होते हैं, पहला से 7 प्रश्न दोनों 250-250 का अंक होता है। यानी टोटल जो अगर देखें इंटरव्यू को लेकर 2025 अंक का पेपर होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं वो दोनों प्रश्न पत्र का 300 अंक के होते हैं और इसमें 25% यानी 75 लगभग 75 नंबर आपको न्यूनतम जो है अंक लाना होता है। ठीक है, इसके अलावा आज जो हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का सेक्शन, तो जीएस पेपर फर्स्ट के इंडियन यानी इतिहास, कल्चर, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, और इसमें समाज को हम सेकंड पेपर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर जो है सारी डिटेल दी गई कैसे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, हम आज डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का। तो भूगोल की बात करें तो भूगोल एवं विश्व भूगोल का से रिलेटेड आपके जो पाठ्यक्रम है, तो मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम में भूगोल की बात करें तो भारत और विश्व भूगोल तथा पर्यावरणीय मुद्दे, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और ये फर्स्ट प्रश्न पत्र और जो थर्ड प्रश्न पत्र है यानी जीएस पेपर 3 और फर्स्ट में दोनों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी भूगोल का विस्तृत अध्ययन आपको अन्य खंड अगर बात करें तो उसको आपको कहाँ पर आपको सहायता कर सकता है, तो अन्य खंड जो भी प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को समझने उनका उत्तर लिखने में मदद कर सकता है ज्योग्राफी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े अगर कोई प्रश्न आ जाते हैं तो आपको, क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि अगर आपको देशों की जोग्राफिकल लोकेशन, रिसोर्स, अन्य मुद्दों की जानकारी होगी, ठीक है, ज्योग्राफी, तो बिना जो है ये लिख सकते हैं। बिना इस हम जानकारी का आप उस आंसर को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो है भूगोल का विस्तृत और विश्लेषणात्मक अध्ययन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपकी मेंस की जो कॉपी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आपको इसी बीच में जो है आंसर लिखना होता है, इधर किनारे किनारे दोनों छोड़ना रहता है। अगर बात करें टोटल जो आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं। पहला जो 10 क्वेश्चन यानी फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन होता है वो 150 वर्ड का होता है। उसके बाद जो 11 टू 20 क्वेश्चन होते हैं वो 250 वर्ड के होते हैं। यानी टोटल बात करें, टोटल जो है 4000 वर्ड आपको लिखने होते हैं। ठीक है, 3 घंटे में 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखने होते हैं। अगर बात करें, अगर आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो अप्रॉक्स जो है 8 से 9 मिनट आपको मिलते हैं। उतने में आपको सोचना है, लिखना भी है। ठीक है, ये वेरी करता है कि आप 150 नंबर के लिख रहे हैं कि 250 नंबर के लिख रहे हैं। अगर डिवाइड करेंगे यानी 20 क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 180 यानी 3 घंटे में, तो लगभग 8 से 9 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने वर्ड के आते हैं, कितने से कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इन 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात करें मेंस पेपर में, सबसे पहले आपको एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए। यानी एक विस्तृत आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात करें, दूसरा क्या हो, क्या लिखना है, यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यानी कुल मिलाकर सप्लाई क्या पूछा है और आप क्या लिख रहे हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी सप्लाई एंड डिमांड, आपको क्या पूछा गया, आप क्या लिख रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तीसरी बात करें तो क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने में आपको स्पीड जो है मायने रखता है।
चौथा बात करें तो आपको जो है जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेरे हिसाब से ये 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और जितना हो सके, पांचवी बात की बात करें, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। मेन बात आपको ध्यान रखनी है, कम से कम पेपर में जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और जो है उससे आपको स्पीड मेंटेन होगी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी रही ग्राफ की बात, चार्ट की बात, तो चार्ट ग्राफ जहाँ भी यूज होना होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन के पहले क्वेश्चन में ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय न केवल भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाता है बल्कि यह भारत की नदियों के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत भी है। इस कथन के आलोक में भारत के हिमालय क्षेत्र के महत्व, कीवर्ड क्या है, हिमालय क्षेत्र के महत्व तथा इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। चुनौतियों के साथ आपको क्या बताना है, उसके उपाय को भी बताना है। यानी आप आंसर कैसे शुरू करेंगे। हल करने के दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना है हिमालय क्षेत्र के महत्व पर आपको संक्षेप में चर्चा करनी है। इससे आपको अपना उत्तर प्रारंभ करना है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों को बताना है। अंत में उसके बाद उसको उपाय को बताना है। लास्ट में उसके अनुसार जो है आपको निष्कर्ष देना है। तो हर क्वेश्चन को आपको पहले कैटेगराइज कर लेना है कि इसमें क्या क्या पूछा है, यानी डिमांड क्या क्या कर रहा है और आपको क्या क्या सप्लाई करनी है उसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है 150 वर्ड में लिखना है। आपके पास मैटर बहुत सारा है लेकिन आपको सप्लाई वही चीज़ करनी है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में पहचानना होगा क्या क्या पूछा है। ये तो यहाँ तक कथन हो गया। फिर इसके इम्पोर्टेंस को पूछा है, पर्यावरण पास के संबंध चुनौतियों को पूछा है। चुनौतियों के साथ उपाय नहीं लिखा गया लेकिन आपको उपाय भी बताना है। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड जो आपको निष्कर्ष देना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हमने कुछ जो है लिखा है उसको टाइप करके आपको दे रहे हैं। आप आंसर जो है कभी गुड बेटर बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, डिपेंड करता है कि एक सामने वाले को पढ़ने में कैसा लगा या क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है आपने वैसा सप्लाई किया है। सामने वाले को पसंद आया है तो आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, तो आंसर जो है सबका अलग अलग हो सकता है इसी क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ये तो हमने बताया इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत करनी है। तो भारत के लिए हिमालय क्षेत्र के महत्व के बारे में हमने चर्चा की है सबसे पहले। यानी हिमालय क्षेत्र का भारत के लिए काफ़ी महत्व है क्योंकि इससे कई प्रकार के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय आर्थिक लाभ होता है। इसको देखिए हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, यानी बोल्ड में लिखा है, लेकिन आप क्या करते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय लाभ के अंदर जो है आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पेन चेंज करने का मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन करने रहते हैं और 4000 वर्ड लिखने हैं। तो आप जो है लिखने के बाद लास्ट में जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी पारिस्थितिकी पर्यावरणीय आर्थिक लाभ मिलते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सहित भारत की कई प्रमुख नदियों के लिए हिमालय जल स्रोत है। ठीक है, इसके बाद नदियों की बात की है तो नदियाँ जो है किसके लिए, कृषि, उद्योग, मानव बस्तियों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं जिससे ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 80% जल की ज़रूरतें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पूरी होती है। अगर आपको ये नहीं याद है विश्व बैंक की रिपोर्ट, तो ये भी आप डाटा जो है विश्व बैंक को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी विश्व की एक जो है संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 80% जल की ज़रूरतें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पूरी होती हैं। अब जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उसको थोड़ी पता है कि आपने वो विश्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है, इसके अलावा नदियाँ कई जलीय जीवों का आवास भी हैं और इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग आजीविका प्रदान करती हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर अब बात करें प्रजातियों की बात की है तो ये प्रजातियां क्षेत्र के इको पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो हमने महत्व को जो है यहाँ पर लिख दिया। अब मेन भाग में यानी मुख्य भाग आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब उसके बाद महत्व के बाद हमने उसमें लिखेंगे चुनौतियों के बारे में पूछा, चुनौतियाँ लिखेंगे। तो हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण संबंधित चुनौतियों ये आप डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, या ब्लैक पेन से लिख देंगे या उसी से नीले से लिखने का आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर एक सब हेडिंग डालिएगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से चुनौती उत्पन्न हो रही है। जलवायु परिवर्तन यानी बढ़ते तापमान कारण हिमालय ग्लेशियर गंभीर दर से पिघल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। यानी इससे बाढ़, फिर लाइन चेंज करिएगा, इससे बाढ़, भूस्खलन, अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा कारण, दूसरी चुनौती के बारे में आप डालिएगा तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकरण होना। इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लू पॉइंट से ही लिख के या ब्लैक से ही लिख के, जैसा आपके पास टाइम रहे। टाइम नहीं बचे तो सब चीज़ ब्लू से लिखिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आवासों का विनाश, वनों की कटाई, मृदा क्षरण हो रहा हुआ है। सड़कों, बांधों, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का भी क्षेत्र इस पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे मृदा क्षरण, बाढ़, अन्य पर्यावरणीय मुद्दे सामने आए हैं। तीसरा जो चुनौती है वो अस्थिर पर्यटन का मामला है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में हर साल लाखों पर्यटन ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग जैसी गतिविधियों से संलग्न होने के लिए आते हैं। हालांकि पर्यटन में तेज से विकास से वनों की कटाई, मृदा कटाव, अवशिष्ट प्रबंधन समस्याओं सहित कई पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे को जन्म लिया है। इसके अलावा पर्यटन ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, स्थानीय समुदायों के विस्थापन को बढ़ावा दिया है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दे भी जो है सांस्कृतिक मुद्दे सामने आए हैं। तो इस प्रकार जो है आप पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए, ताकि स्वच्छ जो है आपको सामने वाले को मिले। अब ये तो मेन मुख्य भाग में हो गया। लास्ट कारण बताया चुनौतियों को, जागरूकता और शिक्षा की कमी हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिक पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस क्षेत्र में रहने वाली कई स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के महत्व से अनभिज्ञ हैं या अज्ञान हैं, जिसके कारण यहाँ तक अत्यधिक चराई शिकार जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। इसमें शिक्षा की जागरूकता कमी नीति निर्माताओं को प्रभावित करती है, जिससे पर्यावरण सड़क परिणामों को की उचित समझ नहीं रखती। तो ये चुनौतियाँ होगी। अब इसके जो है हम लोग उपाय की चर्चा करेंगे। तो सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा उपाय हो जाएगा वनीकरण के प्रोत्साहन करना। ठीक है, तीसरा उपाय हो जाएगा अच्छे ऊर्जा स्रोतों का विकास करना। ठीक है, अब इन उपायों से आप जो है पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अब इसमें सतत पर्यावरण को बढ़ावा दें, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करके तथा जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर हिमालय क्षेत्र में अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यटकों को जिम्मेदार करने तथा पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता देने वाली विकास नीतियाँ विकसित की जा सकती हैं। वनीकरण को प्रोत्साहित करने में सरकार स्थानीय समुदायों को पेड़ लगाने, वनों की रक्षा करने, प्रोत्साहन करने, हिमालय क्षेत्र में वनीकरण को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा की बात जब हम लोग उपाय में करेंगे उसके विकास की, तो उसमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार हिमालयी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद इसमें एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद कर सकती है। तो ये हमने उपाय बताया। ठीक है, इसके अलावा जो पर्यावरणीय विनियमन रेगुलेशन को मजबूत बनाना, ठीक है, ये भी एक उपाय है। यानी समय की मांग है पर्यावरणीय रेगुलेशन या विनियमन को मजबूत बनाने किया जाए। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जैसे निगरानी प्रणाली स्थापित करना, उल्लंघनों के लिए दंड देना, निर्णय लेने के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हम लोग उपाय लिख देंगे। अब सबका आंसर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सबका अलग अलग होता है। तो ये जो है कुछ जो है इस तरीके से आंसर अगर मैं लिखता तो इस तरीके से लिखता। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक मापदंड नहीं है आंसर लिखने का। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या होता है? निष्कर्ष में सबसे पहले हम जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखते हैं। यानी भारत में हिमालय क्षेत्र पास के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नीति निर्माताओं को स्थानीय समुदायों, पर्यटन उद्योग सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित है। अब सुझाव की बात करें, इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नवीन समाधानों, अस्थायी प्रथाओं की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम अपना आंसर जो है यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, सबका आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है, इस 4 क्वेश्चन करेंगे एक लेक्चर में, एक क्लास में। इसके बाद जो सेकंड क्लास होगी उसमें करंट बेस्ड जो है ज्योग्राफी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसकी पीडीएफ आपको स्टडीयान IAS पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, भारत हिमालय के राज्यों में भू धसाव भूस्खलन की हालिया घटनाओं के संदर्भ में बताइए कि ऐसी घटनाओं के घटित होने में विकासात्मक गतिविधियों की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें विकासात्मक गतिविधियों की भूमिका पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो बनाया गया है अभी लैंड भूमि दशा जोशीमठ का आपने मामला सुना होगा, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसको जो है हम आंसर लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, यानी भूस्खलन भूदशा, यानी जो पहले भू धसाव और भूस्खलन पूछा है उसका संक्षिप्त परिचय देंगे, वो होता क्या है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके बाद इसमें भूस्खलन में विकासात्मक गतिविधियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें ये नहीं पूछा है, इसके उत्तरदायी अन्य कारणों की भी चर्चा करेंगे, मानव हस्तक्षेप से जो भूस्खलन गतिविधियाँ हो रही उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उचित निष्कर्ष देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं जो मैंने बताया है, इसमें देखते हैं हमने कैसे लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में आपको परिचय नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। सबसे पहले भूस्खलन का अभिप्राय चट्टान के ढेर या मलबे का ढलान से नीचे की ओर विस्थापित होना, जबकि भूमि अवतरण यानी धंसना जो है का तात्पर्य पृथ्वी के सतह का धंसाव होना है। ठीक है, अब मैंने एक रिपोर्ट की चर्चा कर दी है। ठीक है, आपको अगर याद है तो आप भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन को जांचने वाले को मजबूती मिलती है कि यानी हाँ ये बंदा पढ़ा है, कि कुछ डाटा भी इसमें ज़रूरी होता है क्वेश्चन पे। जैसे हमने इसरो की चर्चा की, इसरो द्वारा प्रकाशित लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भारत की 66% भूस्खलन घटनाएं होती। उत्तराखंड के जोशीमठ का अवतरण यानी धसाव होना भूधसाव का हाल ही प्रमुख घटनाओं है। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसकी चर्चा कर दी। ठीक है, अब मेन भाग यानी मेन पार्ट में हम लिखेंगे भूस्खलन भूधसाव के विकासात्मक गतिविधियों की भूमिका की बात करें तो सबसे पहला शहरीकरण, दूसरा जलवायु परिवर्तन। शहरीकरण में हिमालय क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में भूमि अवतरण भूमि का धसाव भूस्खलन को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, मृदा धसाव हो सकती है। आप जाएंगे तो उधर साइड में तो वहाँ देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कई फ्लोर होटल बने हैं, तो उससे जो, क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जो मृदा है वो बहुत मुलायम है। ठीक है, और वो हिमालय जो है अभी भी जो है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए वो अस्थिर है, जब उस पर प्रेशर बनेगा तो वो अस्थिर होगा, इससे धसाव भी हो सकता है। और शहरीकरण के कारण जो है वहाँ पे अस्थिरता भी आ रही है। जो तो फिर इसमें जो है देखिए तीसरे पॉइंट में हमने जोशीमठ के भूमि धसाव के अन्य कारकों के साथ तेजी हो से रहे शहरीकरण एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अब दूसरा जो हमने जलवायु परिवर्तन की बात की, तो मानव जनित गतिविधियों से होने वाला जलवायु परिवर्तन भी हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन भूधसाव का प्रमुख कारक है। तो इसमें हमने देखिए यहाँ पर बोल्ड में लिखा है, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। पिघलते ग्लेशियर, अनियमित वर्षा प्रतिरूप, बढ़ते तापमान से मृदा अस्थिर हो सकती है, जिससे भूस्खलन और भूधसाव जो है जोखिम बढ़ सकता है। अब बात करेंगे तीसरे की भूमि का अनुचित उपयोग, यानी अनुचित भूमि उपयोग जैसे अनियमित विनिर्माण से भूस्खलन भूधसाव को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए पारस्की रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियमित विनिर्माण और अतिक्रमण से केदारनाथ आपदा के प्रमुख कारण हैं, पहचाना जा सकता है। आप ये भी इसमें जो है देख सकते हैं, अगर चर्चा कर सकते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे का जो 4 धाम निर्माण हो रहा है उससे भी जो है बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है, उससे भी लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसके अलावा खनन की बात करें, खनन से भी खनन गतिविधियों से मृदा संरचना कमज़ोर हो सकती है, जिससे भूमिधस और भूस्खलन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा विकासात्मक गतिविधियों के लिए ही वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर निर्वनीकरण किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे क्या होगा, जैसे बांधों सड़कों इमारतों के निर्माण हेतु वनों की कटाई करने के लिए मृदा अस्थिर होने से भूस्खलन जोखिम में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट निर्माण में व्यापक स्तर पर वनों की कटाई की गई थी। इस राज्य में 2013 में आई बाढ़ में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक था। तो आप जाएंगे जब केदारनाथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, देवप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पे एक श्रीनगर स्थान है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है श्रीनगर हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण, एक बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है।
तो उससे जो है उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इसमें जो है क्वेश्चन को लिखते वक्त आपको कुछ ना कुछ उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। अन्य कारण की बात करें तो इसमें जैसे भारी वर्षा, बर्फबारी, ज्वालामुखी विस्फोट आज जैसे प्राकृतिक कारणों से भूस्खलन हो सकता है। ये तो मैंने बताया हिमालय गतिविधियों की चर्चा की, लेकिन भूस्खलन के अन्य कारणों की बात कर लें, यानी हिमालय से हटकर जैसे भारी वर्षा हो गई, बर्फबारी, ज्वालामुखी विस्फोट आज जैसे प्राकृतिक कारणों से भूस्खलन हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन तो अन्य कारण भी हम लोग जोड़ सकते हैं। भूस्खलन के मलबे से पुराने क्षेत्र भूमदशाओं का अधिक जो है प्रवण होते हैं, जोशीमठ में होने वाला भूदशाओं के संदर्भ में प्रमुख कारकों में से एक था। तो ये हमने जो है जो क्वेश्चन का डिमांड था वो हमने सप्लाई कर दिया। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। इसमें निष्कर्ष में हम सुझाव देते हैं, सतत विकास प्रथाओं को अपनाने के साथ ये सुनिश्चित करना आवश्यक है प्राकृतिक आपदाओं को कम करने वाली पर्यावरणीय अनुकूल विकासात्मक गतिविधियों पर बल दिया जाए। इसमें वनीकरण, खनन गतिविधियाँ, उचित नियमन, पर्यावरणीय अनुकूल शहरी नियोजन जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी सिस्टम, आपदा के पूर्व तैयारी योजना पर बल देने के साथ समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पहलों को भी लागू किया जाना चाहिए। तो ये हमने निष्कर्ष समझ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है दे दिया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें टोपोग्राफी से क्वेश्चन है, यानी काष्ठ स्थलाकृत क्या है, इसकी विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए। काष्ठ स्थलाकृत का सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताएं तो अगर आप वैष्णो देवी गए होंगे जम्मू कश्मीर में, तो जो गुफा है वो काष्ठ टोपोग्राफी से बना है, ठीक है। यानी भूमिगत जो जल प्रवाह होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके कार्ड जो है चूना पत्थर से रिस कर जब नीचे आते हैं तो उसके कार्ड जो टोपोग्राफी बनती है उसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हल करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, पहले कास्ट टोपोग्राफी या स्थलाकृत है क्या उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे आंसर की, फिर इसकी विशेषताओं और महत्व का वर्णन करेंगे, इसके बाद निष्कर्ष की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 250 वर्ड में है, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो कास्ट टोपोग्राफी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो चूना पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन की क्रिया द्वारा होता है, जिन्हें कास्ट स्थलाकृत कहते हैं। ये स्थल स्वरूप अन्य प्रकार के चट्टानों या पर्दन अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल स्वरूप सर्वथा भिन्न होते हैं, ठीक है। कास्ट शब्द जो है पूर्ववर्ती युग्लोवासिया के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है, जहाँ चूना पत्थर की चट्टानें अत्यधिक वलित अवस्था में मिलती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, या आपके दिमाग में कास्ट स्थलाकृत से और कोई परिभाषा आपके दिमाग में है तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। मुख्य भाग में सबसे पहले विशेषताएँ देखेंगे। तो विशेषताओं में कास्ट स्थलाकृत विशेषताओं में अपर्दनात्मक भू आकृतियाँ, यानी अपर्दन द्वारा कास्ट स्थलाकृत जो बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपर्दन से जो है कुछ स्थलाकृत की जैसे मेन स्थलाकृत की चर्चा करें। सिंक होल या चूना पत्थर कास्ट क्षेत्रों में काफ़ी सामान्य है। सिंक होल के शीर्ष पर अधिक या कम गोलाकार और नीचे की ओर फनल के आकार का होता है। इसका आकार कुछ वर्ग मीटर या 1 हेक्टेयर तक हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से देखेंगे तो सिंक होल बना रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। गुफाएं की बात करें तो यानी जो गुफा होती है, गुफाएं चट्टान के अपघटन से निर्मित भूमिगत कक्ष और मार्ग हैं। ये छोटी गुफाओं से लेकर बड़ी गुफाएं जटिल प्राणियां हो सकती हैं, वो कई मील तक विस्तृत हो सकती हैं। अगर इसमें एग्जांपल देना हो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं मैमथ केव नेशनल पार्क में केंटकी यूएसए में। यह पार्क विश्व के सबसे लंबी ज्ञात गुफा प्रणाली स्थल है, जिसमें 650 किलोमीटर से अधिक लंबी गुफा मार्ग है। अब तीसरे अपर्दन से निर्मित संरचना होती है लैपीज असमान खांचे लकीर, जो तब बनती है जब विलयन प्रक्रिया द्वारा चूना पत्थर की सतह अधिकांश भाग अपघटित हो जाती है। अब आपको इसमें जो है लास्ट में बनाना हो फिगर तो लास्ट में बना सकते हैं, अभी हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे, या बीच में बनाना हो तो बीच में बना सकते हैं, क्योंकि अपर्दन और निक्षेपणात्मक जो सतह होती है सेकंड विशेषता में निक्षेपित भू आकृतियों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो है दोनों साथ में फिगर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, निक्षेपित भू आकृतियाँ होती स्टेकलाइट्स, ठीक है, या विभिन्न व्यास के आइकल्स के रूप में लटकते हैं। आमतौर पर ये अपने स्रोत पर चौड़े होते हैं और विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाले मुक्त सिरों की ओर झुके होते हैं। स्टेगलेमाइट्स ये स्तंभ और डिस्क के आकार
ले सकते हैं, जिसमें चिकने गोल उभार युक्त अंतिम सिरे के साथ छोटा गड्ढा हो सकता है। स्तंभ की बात करें, कभी कभी स्टेगलाइट्स स्टेगलेमाइट के साथ साथ मिलकर एक पूर्ण स्तंभ बनाते हैं, जिसे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। हाल लांग बे वियतनाम की एग्जाम्पल दे देंगे अगर आपको याद है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अपने टावर जैसे चूना पत्थर संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जो काष्ठ स्थलाकृत द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो जैसे विलुप्त धाराएं, भूमिगत जल निकासी सिस्टम के रूप में बहने वाली धाराएं, भूमिगत झील, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली अधिकांश भूमिगत झीलें ऐसे काष्ठ स्थलाकृत क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ चूना पत्थर अन्य घुलनशील चट्टानों के अपक्षय से होने वाले निर्मित गड्ढे जल के बहाव से जल जमा होता है। तो इसमें जो है हम यहाँ पर अपर्दन द्वारा निर्मित संरचना, निक्षेपण द्वारा निर्मित संरचना बना दी। अब आपको अगर अपने हाथ से फिगर बनाना हो, एक तो ये फिगर है जो 3D में है, ठीक है। अगर आपको बनाना हो तो सिंपल सा एक काम करिएगा, ऐसी संरचना बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, एक गुफा हो गई। उसके बाद कुछ कुछ जो है यहाँ से नीचे ऐसे डंडियों में लटका दीजिएगा, ऊपर से लटका नीचे से, ठीक है। एक लेक यहाँ पर बना दीजिएगा, क्योंकि लेक की भी चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से संरचना बना दीजिएगा। ये गुफा हो गई, क्योंकि आप 3D नहीं बना सकते। यहाँ पर इसको लिखिएगा लेक, ये हो जाएगा केव, ठीक है। जो नीचे की संरचना, नीचे ये आकार है नुकीला आकार, ये हो जाएगा स्टैग्लेमाइट, ठीक है। ऊपर वाले आकार को बता दीजिए आप जो है स्टैग्लेटाइट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ संरचना आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं ये जलधारा है, यहाँ से पानी रिस रिस कर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से संरचना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3D में दिया गया है कास्ट टोपोग्राफी का, यही चीज़ें हमने बनाई है, ठीक है। अब बात करेंगे काष्ठ स्थलाकृत की विशेषताओं की। तो इसका भूवैज्ञानिक महत्व होता है, मानव समुदाय के लिए महत्व होता है, इकोसिस्टम के लिए महत्व होता है, ठीक है। ये 3 पार्टों में डिवाइड करके, इसके अलावा जो है 3 पार्टों में डिवाइड करके इसके इंपॉर्टेंस को समझा सकते हैं। अगर भूवैज्ञानिक महत्व की बात करें तो घुलनशील चट्टानों के विघटन के परिणाम से जटिल भूमिगत जल निकासी सिस्टम विकास होता है, जैसे विशाल गुफा सिस्टम का निर्माण होता है। इन गुफाओं में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाएं हो सकती है, जैसे स्टेगलेमाइट्स, फ्लोस्टोन, जिससे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संबंध में जानकारी मिल सकती है, ठीक है। मानव समुदाय के लिए महत्व की बात करें, विश्व भर में कई काष्ठ क्षेत्रों का उपयोग कृषि वानिकी के लिए किया जाता है। यह अवसंरचना निर्माण के चूना पत्थर जैसे कच्चे माल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं, ठीक है। हालांकि मानव गतिविधियों से काष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे भूजल का प्रदूषण, मृदा क्षरण। इकोसिस्टम महत्व की बात करें तो यह स्थलाकृत के विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करती है, जिनमें से कई काष्ठ वातावरण हेतु अद्वितीय हैं। चट्टानी संरचना में छिद्रित प्राकृतिक, इनसे जल का रिसाव होने से भूमिगत जल प्रवाह जो प्रणाली का विकास होता है। इनसे पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए मीठे पानी जल के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो ये हम विशेषताओं में 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं, भूवैज्ञानिक, मानव समुदाय के लिए, इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट, इसके निष्कर्ष की बात करें तो काष्ठ स्थलाकृत फ्रांस के कोकाकस, चीन के कांगसी क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का युकाटन प्रायद्वीप सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं। मानव गतिविधियों काष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण इसे संवेदन स्थलाकृति की रक्षा और संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो आप निष्कर्ष किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और इस आंसर का भी किसी प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान रखना 250 वर्ड में पूछा है, तो 250 वर्ड लिखने के लिए आपके पास माल पानी उतना होना चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 महाद्वीपों के निर्माण और विकास हेतु उत्तरदायी प्रमुख विवर्तन की जलवायु कारकों पर चर्चा कीजिए। भूवैज्ञानिक इतिहास, प्लेट टेक्टोनिक से इसकी भौतिक पर्यावरणीय विशेषताओं को किस प्रकार आकार मिला। तो इसमें आपको
सबसे पहले समझना क्या पूछा है। तो 7 महाद्वीपों को विकास और निर्माण के लिए उत्तरदायी जो है प्रमुख टेक्टोनिक या विवर्तनिक और जलवायु कारकों पर चर्चा करना है। संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद इसके भूवैज्ञानिक इतिहास, प्लेटो विवर्तनिक में संचरण, भौतिक पर्यावरणीय विशेषताओं पर प्रभाव को डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। इसके बाद इसका निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों का जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास रहा है, जिसने इनकी भौतिक पर्यावरणीय विशेषताओं का आकार दिया है। महाद्वीपों का निर्माण, विकास, विवर्तनिक और जलवायु कारकों का संयोजन का परिणाम है। यानी हम उसी क्वेश्चन से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब मुख्य भाग में टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक कारक में क्या क्या आता है। प्लेट टेक्टोनिक आता है, महाद्वीपीय विस्थापन आता है, ज्वालामुखी आता है। इसके कारण जो है विवर्तनी हुई है। ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक में पृथ्वी की परत पर कई प्लेटें विभाजित हैं जो निरंतर गति की अवस्था में रहती हैं। इस गति से पर्वत श्रृंखला, घाटियाँ, महासागरीय घाटियाँ का निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे महाद्वीपों को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए भारतीय और एशियन प्लेट के टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका प्लेटों के अलग होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। तो आपने जो पढ़ा है उसी को इसमें लिख देना है, टू द पॉइंट। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब है महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि यह समय के साथ संचलित होते रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पता चला है कि महाद्वीप कभी एक ही भाग के हिस्सा थे जो लाखों वर्ष में अलग हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन इस प्रक्रिया ने महाद्वीपों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। ज्वालामुखी के जो इससे प्रभाव की बात करें, विवर्तनीय कारण जो बनता है, तो ज्वालामुखी भी एक कारण है, जिसमें हम लिखेंगे महाद्वीपों के निर्माण में ज्वालामुखी गतिविधि एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। ज्वालामुखी विस्फोट से कई नई भू आकृतियाँ जैसे द्वीप, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होने से नई चट्टानें और खनिजों का निर्माण भी होता है। आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा होगा। इसमें महाद्वीपी जब समुद्र के नीतल पर आती प्रभावित होती है तो उससे जो है सागर तल का प्रसार होता है और नई संरचना बनती जाती है। तो उसको जो है आपको जो है कंप्रेस करके कुछ वर्डों में लिख देना है। अब विवर्तनीय कारक के बाद हम जलवायु कारक पूछा। जलवायु कारक में पूछेंगे तो जलवायु परिवर्तन एक कारक है। प्लेट विवर्तनिका, महासागरीय धाराएं हैं, अपक्षय अपर्दन है। चलिए थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। पृथ्वी के जलवायु समय के साथ बदलती है, जिसका महाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए अंतिम हिम युग के दौरान उत्तरी अमेरिका, यूरोप के बड़े हिस्से में बर्फ के चादरों से ढके होने के कारण भूदृश्य काफ़ी परिवर्तन रहा है। महासागरीय धाराएं की बात करें तो महासागरीय धाराएं पृथ्वी के जलवायु को विनियमित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका महाद्वीप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म जल धारा महाद्वीप के तटों पर गर्म जल और वायु लाती हैं तथा जबकि ठंडी जल धारा शुष्क स्थिति पैदा कर सकती हैं। ठीक है। ये तो हो गए महासागरीय जल धाराओं के बारे में हमने कंप्रेस करके छोटे वर्डों में लिख दिया, क्योंकि हमें सब सिमटना है इसमें। अपक्षय पर्दन कारक की बात करें तो अपक्षय पर्दन ऐसी प्रक्रिया जो समय के साथ पृथ्वी की सतह को आकार देने और चट्टानों को तोड़ने, नई भू आकृतियों के निर्माण हेतु उत्तरदायी। ये प्रक्रियाएं जलवायु से प्रभावित होती हैं तथा महाद्वीपों और घाटियों तथा अन्य आकृतियों के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। तो ये अपक्षय अपर्दन का जो है हमने इसमें कुछ वर्ड में इसको ख़त्म कर दिया, कुछ वाक्य में। अब इसमें आप जो है फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले ये तो ऐसा प्लेट के बारे में थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैप बनाना है और मैप की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। आपको ध्यान रखना, मैप बनाना है, कोई पैमाना लेकर नहीं बनाना। एक सेकंड। ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर इसमें जो है यहाँ पर आपको एक इधर से गर्म जलधारा दिखा देना है, गल्फ स्ट्रीम का आपने बात किया है। ठीक है। इधर से लेब्राडोर की जलधारा, ठंडी जलधारा दिखा देना है। ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ प्लेटों को आप ऐसा दिखा दीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है। नाम चाहे तो नाम लिख सकते हैं। मेन प्लेट हैं, जैसे अगर बात करें इसको मेन प्लेटों में अलग कर लीजिएगा।
जैसे अगर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगा, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट हो गया, फिर इसके बाद यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, फिर इंडियन प्लेट को आप जो है अलग कर लीजिएगा, यहाँ पर अरेबियन प्लेट दिखा दीजिएगा। ऐसे ही आप जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, प्लेट को दिखा के ऐसे आप कुछ पिक्चर बना सकते हैं। इसके बाद इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जलवायु कारक के बाद इसमें देखेंगे भूवैज्ञानिक इतिहास में प्लेटो विवर्तन 7 महाद्वीपों के भौतिक पर्यावरणीय विशेषताओं को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे अगर बात करें पर्वत निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, महासागरीय बेसिन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, समुद्र जलस्तर में परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। इस पीडीएफ से आप वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 7 महाद्वीपों के निर्माण विकास में प्लेट विवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी, समुद्र धाराएं, अपक्षय, अपरदन सहित विभिन्न कारकों का प्रभाव रहा है। इन प्रक्रियाओं ने लाखों वर्षों में महाद्वीपों को प्रभावित किया है, जिससे पर्वत निर्माण, महासागर बेसिन निर्माण, समुद्र जलस्तर में परिवर्तन, अन्य भौतिक पर्यावरणीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इन प्रक्रियाओं को समझकर हम महाद्वीपों के इतिहास, भविष्य के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के साथ इस ग्रह की गतिशील और निरंतर बदलती प्रकृति को समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जो लिखा उसको जोड़ते हुए आप एक जो है बेहतर निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। आप और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। एक हमने मॉडल आपको दिखाया है। सबसे ज़रूरी है इसमें क्या आपको डिमांड किया है और उसको आपको समझना, फिर ही आप उसको सप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है, 11th क्लास की इकोनॉमी की और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, और करंट अफेयर की में एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास चलती है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जो है स्कैन कर सके जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस का अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।